नमस्कार, मेरा नाम पराग पांडे है और मैं पिछले 6 सालों से ज्योतिष विद्या पर रिसर्च कर रहा हूँ। आप वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और दुलार हमारे साथ बना के रखें। ऑल्सो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी डेप्थ के साथ और लॉजिक के साथ सीखनी है तो हमारे आने वाले कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। धन्यवाद। आपकी कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड जिस हाउस में बैठा है उससे हमें पता लगता है कि शादी के बाद सबसे ज्यादा चेंजेस आपके कौन से एरिया में आने वाले हैं। हम शुरुआत करने वाले हैं 7th हाउस लॉर्ड इन 1st हाउस। अब जब स्पाउस का लॉर्ड आपके 1st हाउस में बैठ जाता है तो आपकी ग्रोथ के लिए आपके रिलेशन, वो सिर्फ आपके स्पाउस के साथ नहीं, किसी के साथ भी आपके जो रिलेशंस हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर पीपल प्लीजिंग नेचर भी हो जाता है, दूसरों के लिए कॉम्प्रोमाइज भी बहुत करते हैं। जहाँ पे बात आती है भाई कॉम्प्रोमाइज पहले कौन करेगा फैमिली में या पार्टनरशिप में, पहले कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा, तो ये लोग बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अब यहाँ पे अगर लगन मजबूत नहीं हुई तो क्या होगा, तो फिर आप अपनी पर्सनैलिटी खो दोगे और बहुत ज्यादा दूसरों के वैलिडेशन पे और दूसरों के मूड के अकॉर्डिंग आप एक्ट करना शुरू कर दोगे, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि शादी के बाद आपकी पर्सनैलिटी में, आपके अपीयरेंस में काफी चेंजेस आने वाले हैं, आपके लाइफस्टाइल में भी काफी चेंजेस आने वाले हैं। बहुत देखा जाता है कि ऐसे लोग अपने मन की ही शादी करते हैं, क्योंकि जो 7th हाउस की एनर्जी है वो सारी कहाँ चली गई, 1st हाउस में। अब आप यहाँ देखिए जो 7th हाउस है वो शुक्र होता है, 1st हाउस मंगल होता है। तो जब ये दोनों एनर्जीज कंबाइन होती हैं तो ऐसा पर्सन कनेक्शंस के लिए बहुत ज्यादा सीख करता है। ऐसे में कई बार ये लोग जल्दीबाजी में ऐसे रिलेशन भी बना लेते हैं जो नहीं बनाने चाहिए। तो यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है। थोड़ा समय लीजिए, अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे पार्टनर को भी ला सकते हैं जो आपकी लाइफ को बहुत हद तक डिस्टर्ब कर देता है। ऐसा होता क्यों है? आपने बचपन में देखा होता है कि आपके पेरेंट्स के बीच में चीजें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई हैं। वहां पे आप ये समझ जाते हो कि मेरी पूरी लाइफ डिपेंड करेगी सिर्फ एक चीज पे, वो ये कि मेरा पार्टनर कैसा है और मेरे पार्टनर का बिहेवियर कैसा है। इसलिए जल्दीबाजी ना करें पार्टनरशिप करने में। कॉम्प्रोमाइज बहुत करते हैं ऐसे लोग अपने पार्टनर के लिए और इनके पार्टनर का इन्फ्लुएंस इन पे सीधा सीधा देखा जा सकता है। लेकिन हाउएवर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है कि आपकी जो खुद की आइडेंटिटी है उसको इतना ज्यादा चेंज ना कर लें कि आप अपने आप को भूल ही जाएं कि आप रियल में हैं क्या। ओके, अगर आप वो भूल जाएंगे तो नो मैटर आप कितना एडजस्ट करें, लोग आपको एडजस्ट करवाते ही रहेंगे। अपना स्टैंड रखे रहना बहुत अच्छा होता है। अगर यहाँ पे आपका लग्नेश मजबूत है तो ये आपकी मैरिज को बहुत हद तक सक्सेसफुल बनाता है और एक काफी अच्छा बैलेंस बना के यहाँ पे रखता ही रहता है। कैसी रहेगी आपकी शादी अगर आपके 7th हाउस का लॉर्ड बैठा है आपके 2nd हाउस में? देखिए, 2nd हाउस है पैसे का, 2nd हाउस है वैल्यूज का। बेसिकली 2nd हाउस कोई भी ऐसी चीज का है जिसको आप बचा के या संजो के रखना चाहते हो। 2nd हाउस में भी वीनस की एनर्जी होती है, 7th हाउस में भी वीनस की एनर्जी होती है, लेकिन जो 7th हाउस की वीनस की एनर्जी है वो कनेक्शन वाली है और जो 2nd हाउस में वीनस की एनर्जी है वो थोड़ी सी मेटेरियलिस्टिक है, वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे आप मैरिज करना चाहते हो किसी ऐसे इंसान से जो आपकी रिसोर्सेज को और आपकी फैमिली को अच्छे से देख पाए, उसकी वैल्यूज से मैच कर पाए। बेसिकली कई बार ऐसे लोग शादी करते हैं सिर्फ उस इंसान से जो शायद उनके लिए उतना परफेक्ट ना हो लेकिन उनकी फैमिली के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट होना चाहिए। कई बार हमने ऐसे भी शादियां देखी हैं जहां पे दो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अपने मेटेरियलिस्टिक चीजों को सिक्योर करने के लिए अपने बच्चों की शादी करवा देते हैं। तो फिर ऐसी शादियों का योग भी इन कुंडलियों में बनता ही बनता है। 2nd हाउस फाइनेंसेस को दिखाता है बहुत ज्यादा, लेकिन आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि आपकी फैमिली के हिसाब से वो पर्सन कैसा है। अब यहाँ पे अगर राहु या मंगल की दृष्टि पड़ जाती है आपके 7th हाउस के लॉर्ड पे या फिर उसके साथ बैठ जाते हैं तो फिर आपकी फैमिली की वैल्यूज से बिल्कुल ही अलग पर्सन होगा। हो सकता है वो आपको आपकी फैमिली से अलग भी करवा दे। सो इट्स अ वेरी गुड पोजिशन, बट थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगर आपके प्लैनेट्स वहाँ अच्छे नहीं बैठे तो बहुत सोच समझ के आपको मैरिज की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे आपने अपने बचपन में देखा होता है कि मैरिज के बाद बहुत ज्यादा सक्सेस हो गया, फिर जो मैरिज है वो एक तरीके का यूनियन है दो फैमिलीज का, जहां पे दोनों के बेनिफिट्स आपस में बन गए हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे घर में
अरेंज मैरिजेस बहुत होती हैं, इवन हाई चांसेस है कि आपकी भी जो मैरिज है वो आपके फैमिली के थ्रू ही हो, और वहां पे वो लोग उसको पैसा और वैल्यूज इसको वो पहले देखेंगे, बाकी चीजों को साइड में रखा जा सकता है। यहाँ पे एक चीज ये भी होती है, जब आपके 7th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा होता है तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपकी फैमिली ज्यादा पसंद करे, आपको उतना पसंद ना करे, जो कि इतना बड़ा इशू नहीं होता। बट हाँ, ऐसे लोगों की जो वाइफ होती है या हस्बैंड होती है, उनको फैमिली से भी बहुत प्यार मिलता है। एक चीज का यहाँ पे आपको और ध्यान देना है कि यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज आपकी चेंज होने वाली हैं, आपकी फैमिली की हैबिट्स, फूड हैबिट्स, खाना कैसे खाना है, कैसे चीजों को प्रोसेस करना है, मतलब जो आपका पार्टनर होता है वो आपकी फैमिली में लीड करने लग जाता है हर छोटे छोटे डिसीजन को। तो यहाँ पे अगर आप अडेप्टेबल नहीं हो, यहाँ पे अगर आप बहुत ज्यादा रिजिड बने रहोगे, तो फिर उस केस में पोजीशन आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी दे सकती है। यहाँ पे मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप अपनी कुंडली मैच करवा रहे हैं, साथ में अपने पार्टनर को अपने फैमिली से जरूर इंटरेक्ट करवाएं। जितना ज्यादा वो उनको पहले से जान लेगी, उतना जल्दी आपके फैमिली और आपके पार्टनर के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, बिकॉज वही आगे जाके बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है आपके लिए। कैसा रहता है आपका वैवाहिक जीवन जब आपकी कुंडली में आपके 7th हाउस का लॉर्ड बैठता है आपके 3rd हाउस में? 3rd हाउस है करेज का, 3rd हाउस है कम्युनिकेशन का, 3rd हाउस है एफर्ट्स का, 3rd हाउस हमारे छोटे भाई बहनों का भी होता है, और 3rd हाउस हमारी शॉर्ट जर्नीज का भी होता है। तो यहाँ पे जब आपके 7th हाउस का लॉर्ड बैठ जाता है तो आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके साथ लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उसमें कंधे से कंधा मिला के चले, या फिर यूं कहें कि आपका पार्टनर होता ही ऐसा है कि भाई उसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो ज्यादा है। चाहे आप अगर मेल भी हैं और आपके चार्ट में 7th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है, आप देखेंगे आपके वाइफ के अंदर जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी काफी ज्यादा है, और वो बाहर की चीजों में भी आपका साथ दे रही है, सिर्फ घर की चीजों में नहीं। आप चाहते हो कि जो डेली के चैलेंजेस हैं उसमें वो आपका साथ दें, कंधे से कंधा मिला के चलें, ताकि जो लाइफ के चैलेंजेस हैं वो आप अच्छे से टैकल कर पाओ। यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कैसे बात कर रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो, ये मैरिज के बाद आपके चेंजेस आने लग जाते हैं। कई बार मैंने ऐसे भी देखा है कि इंसान जो बिल्कुल इंट्रोवर्ट था, शादी हुई तो उसके बाद बोलने लगा, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हो गया, बहुत ज्यादा बातें करना शुरू कर दी उसने। क्यों? क्योंकि 7th हाउस ने 3rd हाउस को जाके एक्टिवेट कर दिया है। यहाँ पे शुक्र और मंगल की जो एनर्जी है ना वो बन रही है। अब इसको बैलेंस करा तो बहुत अच्छी बात है, वरना यही आपकी मैरिज में बहुत ज्यादा डोमिनेंस और ईगो का इशू भी लेके आ सकती है। बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर भी हो सकता है आपके स्पाउस का। तो ये आप पहले से अच्छे से देख लें कि आपके पार्टनर का नेचर कैसा है। हाउएवर, उसे घर में ज्यादा रहना अच्छा नहीं लगेगा, उसे घर से बाहर शॉर्ट ट्रैवल करना, डेली बाहर जाना, हर वीकेंड पे बाहर जाना, ये उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है, जिसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको आपका जो पार्टनर है वो शॉर्ट जर्नी के दौरान भी मिल सकता है। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो शादी का लॉर्ड है ना वो अपने हाउस से 9th हाउस में चला गया है, भाग्य वाले भाव में चला गया है। तो एक तरीके से काफी लकी प्लेसमेंट है। बट मैंने क्या बोला कि आपको ध्यान देना है कि आपका ईगो और आपका जो कंपैरिजन करने का नेचर है कि मैं कर रही हूँ आप नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजें अगर आएंगी तो ये प्रॉब्लमेटिक भी हो जाएंगी। अदरवाइज ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है आपके मैरिज के लिए। कैसा रहता है आपका विवाह जब आपकी कुंडली के 7th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है आपके 4th हाउस में? चौथा घर होता है माता का, चौथा घर होता है लग्जरी का, चौथा घर इमोशंस का भी होता है और आपकी वैल्यूज का भी होता है। एक तरीके से 4th हाउस कोई भी ऐसी चीज है जो आपको घर जैसी फील दे। अब यहाँ पे जब आपके 7th हाउस का लॉर्ड आके बैठ जाता है तो आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको एकदम घर जैसा फील कराए, और यू मैरी अ पर्सन हु फील्स लाइक होम। बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन होती है ये वाली। लेकिन एक यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है कि चौथा घर है वो आपकी मदर का है, तो कहीं ना कहीं मदर और वाइफ की कंपैटिबिलिटी या फिर आपके स्पाउस की कंपैटिबिलिटी अगर अच्छे से आप पहले से देख लेंगे तो ये प्लेसमेंट और भी अच्छी जाती है। अब अगर ऐसे में आपके 7th हाउस का लॉर्ड बन जाता है सूर्य या फिर मंगल, तो फिर ऐसे में क्या होता है कि आपकी जो वाइफ है वो आपके घर के एनवायरनमेंट को या फिर उसकी चीजों को अपने ढंग से चलाने की कोशिश करती है, तो कई बार क्लैशेस भी यहाँ पे हो जाते हैं। ऑल्सो एक और ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपके 7th हाउस का लॉर्ड आपके 4th हाउस में बैठा है तो आपको अपने कास्ट कल्चर या अपने सिटी के इंसान से ही शादी करनी चाहिए, सो दैट वो आपकी उन वैल्यूज को जो आप पहले से जानते हो उसको वो संभाल के रखे। फॉर एग्जाम्पल, आपने शादी कर ली किसी ऐसे पर्सन से जो आपके कल्चर कास्ट का नहीं है और वो उतना अडेप्टेबल नहीं है, तो वो प्रॉब्लम्स बहुत आ जाएंगी। अगर वो अडेप्टेबल है तो ये समस्या भी खत्म हो जाती है।
आपके पार्टनर आपकी लाइफ में कंफर्ट लेके आते हैं। ऐसा दिखता है कि शादी के बाद आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं अपने पार्टनर को लेके, आप थोड़े से लेजी भी हो जाते हैं कई बार, बिकॉज कंफर्ट इतना ज़्यादा हो जाता है। तो काम के लिए, वर्क के लिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छे से बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपको बहुत ज़्यादा आराम पसंद करने वाला सिचुएशन भी दे देता है जब भी आपके 7th हाउस का लॉर्ड 4th में होता है। दूसरा, 7th हाउस की जो एनर्जी है वो है वीनस वाली। 4th हाउस की जो एनर्जी है वो वीनस की भी होती है, साथ साथ में मून की भी होती है। तो यहाँ पे जो उनके पार्टनर होते हैं, स्पाउस होते हैं, वो देखने में काफी अच्छे होते हैं, एक अट्रैक्शन होता है उनके अंदर। ऐसे लोगों के घर पे मैंने बहुत ज्यादा मेहमान भी आते हुए देखे हैं कि आपके घर में गेस्ट आए पड़े हैं, लगे पड़े हैं। तो इट्स बेटर कि आप किसी ऐसे इंसान से शादी करें जो थोड़ा सा होमली पर्सन हो। ऐसा ना हो कि उसको बहुत ज्यादा बाहर जाना पसंद है, बाहर घूमना पसंद है, तो कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी में इश्यूज भी आ सकते हैं। कैसा रहता है आपका विवाह जब आपके 7th हाउस का लॉर्ड बैठ जाता है आपके 5th हाउस में? 5th हाउस है लव का, 5th हाउस है क्रिएटिविटी का, 5th हाउस है सेल्फ एक्सप्रेशन का, 5th हाउस बच्चों का भी होता है और 5th हाउस पढ़ाई लिखाई का भी होता है। तो जब 7th हाउस की एनर्जी यहाँ पे आ जाती है तो आप अपने पार्टनर से क्रिएटिविटी एक्सपेक्ट करते हो। आप एक्सपेक्ट करते हो खुद को एक्सप्रेस करे तो अच्छे से एक्सप्रेस करे। आपको सिंपल तरीके से चलने वाली लाइफ या फिर मैरिज को एक फॉर्मेलिटी की तरह करना अच्छा लगेगा ही नहीं। आपका हमेशा से विचार है कि नहीं, मुझे तो लव मैरिज ही करनी है। या तो आपने अपने आसपास में कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखे होते हैं अरेंज मैरिज की वजह से जो कि बहुत प्रॉब्लम में हुए होते हैं। दैट्स वाई आपका स्टार्टिंग से मन रहता है कि नहीं, मुझे तो लव मैरिज ही करनी है। यहाँ पे आप अपने पार्टनर को एक बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहते हो। आप जो उसको प्यार करते हो वो प्योर तरीके से प्यार करते हो। इवन अगर आपकी लव मैरिज नहीं भी हुई है, अरेंज मैरिज हुई है, और अगर गुरु शुक्र आपके अच्छे हैं, तब भी ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा कि आपकी जो मैरिज है ना वो काफी स्मूथ जाएगी और काफी प्यार उसमें इन्वॉल्व होगा। अब अगर आपको ये चेक करना है कि आपकी लव मैरिज स्मूथली होगी या नहीं होगी, तो आपको चेक करना है अपने 6th हाउस को। अगर आपके 6th हाउस में राहु, मंगल, शनि ऐसे प्लैनेट्स बैठे हैं तो आपके लव मैरिज में थोड़े से चैलेंजेस भी आ सकते हैं, या हो सकता है कि लव मैरिज हो ही ना। लेकिन अगर शुभ प्लैनेट बैठे हैं, गुरु, बुध, शुक्र, तो इतनी प्रॉब्लम वहां पे नहीं आती है। ऑल्सो यहाँ पे देखा गया है कि जब 7th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा होता है तो अपने पार्टनर से कुछ सीखना भी चाहते हो, आप ओपन रहते हो उसके ओपिनियन के लिए। बिकॉज 5th हाउस पढ़ाई लिखाई सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है, ये ज्ञान है थोड़ा सा जो आप लेना चाहते हो अपने पार्टनर से। दोनों साथ में ग्रो करते हैं। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको गीता पढ़ाए, रामायण पढ़ाए, नई नई चीजों से इंट्रोड्यूस करे जो आपने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं करी है। आपको ध्यान देना है कि 5th हाउस जो होता है ना वो एंटरटेनमेंट का भी होता है। तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो आपको पार्टनर हो वो बोरिंग ना हो, वो थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो, आपके हिसाब से जो भी एंटरटेनमेंट होने वाले हैं वो उसको करे। ऑल्सो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपके 7th हाउस का लॉर्ड कौन है। मंगल है तो थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर वहां पे रहेगा, सूर्य है तो वहां पे ईगो कहीं ना कहीं आ जाएगा, गुरु है तो वहां पे ज्ञान का आदान प्रदान रहेगा। लेकिन अगर आपके गुरु शुक्र बहुत मजबूत बैठे हैं तो लव मैरिज होने के चांस यहाँ पे 100% बन जाते हैं। आपको पता है आपकी पेरेंट्स की मैरिड लाइफ कैसी रही है, उसका असर आपके बचपन पे नहीं, आपकी मैरिड लाइफ तक भी जाता है। स्पेसिफिकली जब आपके 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा होता है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। आपने बचपन से ही अच्छे रिश्ते नहीं देखे होते, आपने रिश्तों को देखा होता है झगड़ते हुए, पैसे के लिए, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हुए। हो सकता है आपने अपने पेरेंट्स या आसपास जो भी कपल्स हैं उनको ये कहते हुए सुना कि तुमने मेरे लिए करा ही क्या है। लेकिन जब ऐसा होता है तो आपकी मेंटेलिटी बन जाती है कि आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि परफेक्ट हो, क्योंकि अगर परफेक्ट नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। कि आपको सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाता है। आपको लगता है कि जब तक मैं कुछ करूँगा नहीं तब तक रिश्ते अच्छे से नहीं चलेंगे। हाउएवर कई बार लोग आपकी इस आदत का फ़ायदा भी उठा लेते हैं। इसलिए जब भी आप शादी करें तो किसी ऐसे इंसान से करें जो खुद भी अच्छे से सेटल्ड हो, जो खुद भी अच्छे से कमा रहा हो। ऐसा ना हो कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैरिज के बाद आपके पास आ जा रही है, फिर वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, रिश्तों में खटास आ जा रही है। एक और चीज़ यहाँ पे देखी जाती है कि जब भी आपके 7th हाउस का लॉर्ड 6 में बैठा होता है तो एक टाइम पे ना आप ऑपोजिट जेंडर से काइंड ऑफ हेट करने लग जाते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप फीमेल हो तो मेल से आपको प्रॉब्लम होगी, मेल हो तो फीमेल से आपको प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा बैड मैरिजेस देखी होती हैं। कई बार ऐसे लोगों का मन भी करता है कि भाई शादी मैं करूँगी क्यों, बिकॉज मैंने तो बहुत ख़राब मैरिजेस देखी हैं। बट ऐसा नहीं है। अगर आपके पार्टनर के अंदर एक्ट ऑफ सर्विस वाला नेचर है, वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, ड्यूटीफुल है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिलता है। आपको ध्यान रखना है कि जो 7th हाउस का कारक है वीनस, वो छठे घर में नीच का हो जाता है, बिकॉज आप परफेक्शन एक्सपेक्ट करते हो। परफेक्ट
कोई भी नहीं होता। जो भी एक दूसरे की अच्छी क्वालिटीज़ हैं उस पर ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्वालिटीज़ पे ध्यान देंगे तो ये मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी दे सकता है। ऑल्सो मैं यहाँ पे आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगा कि जब भी आप मैरिज की बात करें, स्पेसिफिकली जब आपके 7th हाउस का लॉर्ड 6 में हो, तो अच्छे से कुंडली मिलान करवा लें। अगर आप जल्दीबाजी में शादी करेंगे, बहुत ज़्यादा रश करेंगे चीज़ों में, तो आप किसी गलत इंसान के साथ भी जुड़ सकते हैं और फिर वहाँ से आपके लाइफ के 2 से 3 साल वेस्ट हो सकते हैं, विच इज़ अ लॉट। कैसा रहता है आपका विवाह जब आपके 7th हाउस का लॉर्ड बैठा होता है 7th हाउस में? तो देखिए यहाँ पे जो प्लैनेट है ना वो अपने ही स्थान में बैठा हुआ है, कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देता है आपको, लोग आपके पास नेचुरली खिंचे चले आते हैं और आपको भी लोगों से कनेक्शन बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको बाउंड्री सेट करनी है। हो सकता है आप दोस्त की तरह बात कर रहे हो और सामने वाले पर्सन को ऐसा लगे नहीं आपकी जो इंटेंशन है वो कुछ और ही है, बिकॉज आपके अंदर वो नेचुरल अट्रैक्शन है या जो आपके बात करने का तरीका है, लोगों को लगता है भाई ये इतना नाइस कैसे हो सकता है, ये इतने अच्छे से कैसे बात कर सकता है, तो उनको कुछ स्पेशल फील होने लगता है बहुत जल्दी जो भी आपसे बात करेगा। तो अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत होता है। ऑपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स आपके ज़्यादा होंगे, सेम जेंडर के फ्रेंड्स आपके कम होने के चांसेस होते हैं जब भी आपके 7th हाउस का लॉर्ड 7 में बैठा होता है। आपको बचपन से सिखाया गया होता है कि बेटा ऐसे बात करनी है, ऐसे बिहेव करना है, मतलब सामने वाले से डील कैसे करना है ये आपको बहुत अच्छे से आता है। यहाँ पे जब बात मैरिज की आती है, थोड़ा यहाँ पे ये भी देखना कि प्लैनेट कौन सा बैठा है। अब यहाँ पे अगर सूर्य और मंगल बैठे हैं तो ऐसे केस में क्या पार्टनर थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकता है और अथॉरिटी देने वाला हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस में सूर्य मंगल है, नो मैटर कौन सी लगन है, नो मैटर वो कौन से हाउस के लॉर्ड है, आपको किसी ऐसे इंसान से शादी करनी है जिसका सोशल स्टेटस आपसे भी ज्यादा अच्छा हो। बिकॉज जब कोई ऐसा इंसान आपको कुछ ऑर्डर देता है जो कि आपसे ऊपर है तो आपको उतना बुरा नहीं लगता। अगर सोचा आपने दया भाव में शादी कर ली और आपके सूर्य और मंगल बैठे हुए 7th हाउस में, तो ये आपको बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं। हाउएवर अगर गुरु यहाँ बैठा हुआ है, शुक्र बैठा है, चंद्रमा है, तो यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, मैरिज बहुत स्मूथ जाती है और आप कह सकते हैं कि ऐसी मैरिज होती है बहुत ज्यादा ब्लेस्ड मैरिज होती है। यहाँ पे अगर शनि बैठ जाता है तो क्या होता है कि शनि की ऐसा सिचुएशन है कि शनि 2 ही केसेस में 7th हाउस का लॉर्ड बनता है, या तो आपकी लगन जो है वो कर्क हो या फिर सिंह हो। इसमें क्या कि अगर कर्क लगन है तो शनि 7th के साथ साथ 8th का भी लॉर्ड है, और अगर सिंह लगन है तो 7th के साथ साथ 6th का भी लॉर्ड है। तो यहाँ पे ना काफी डिले हो जाता है, आप बहुत ज्यादा सोच समझ के गहन अध्ययन करके शादी करते हैं। यहाँ पे ऐसा करना भी चाहिए, कुंडली मिलान के बाद ही आप शादी करें। अगर शनि आपका 7th हाउस का लॉर्ड होकर 7th हाउस में बैठा हुआ है, अगर शनि यहाँ पे वक्री है तो यहाँ पे क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा जो अटैचमेंट है अपने पार्टनर से चाहते हो, बट वो आपको उतना मिलता नहीं है। ऑल्सो जब आपके 7th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है तो आपको मल्टीपल रिलेशनशिप्स, कैजुअल रिलेशनशिप, इनसे बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो आप 7th हाउस को दूषित कर रहे हैं और बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आगे जाके मैरिज में आ सकती है। कैसा रहता है आपका विवाह जब आपके 7th हाउस का लॉर्ड बैठा होता है 8th हाउस में? देखिए, इसे बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये प्लेसमेंट आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे चेंजेस लेके आती है। यहाँ पे अपने आसपास में अक्सर देखा होगा मैरिजेस में कि सीक्रेट की वजह से या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से बहुत सारी मैरिजेस खराब हुई हैं। ऐसा आपने बचपन से ऑब्जर्व करा है। तो आपको लगता है कि नहीं, मैरिज में सीक्रेट्स बहुत होते हैं, इसलिए मुझे किसी ऐसे इंसान से शादी करनी है जो हर एक बात मुझे कंफर्म करे, हर एक बात मुझे बताए। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी करना चाहते हो यहाँ पे। ओके, इवन कई बार ऐसा हो सकता है कि आप चुपके से अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर का फ़ोन चेक करो, देखो कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हाउएवर अगर आप कम्युनिकेट अच्छे से करते हैं, आपका बुद्ध यहाँ पे अच्छा है, तो ये समस्या इतनी ज़्यादा नहीं आती। 8th हाउस जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कहीं ना कहीं हमारी सेक्सुअल डिजायर्स को भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं इंटीमेसी बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है इस मैरिज के लिए। तो शादी से पहले अपने पार्टनर से जो थोड़ा सा ओपन हो इस बारे में बात करने में, उससे बात करके ही शादी करें। अदरवाइज एक जो इंटीमेसी है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है आफ्टर मैरिज। यहाँ पे कई बार पार्टनर या आप एक दूसरे से सीक्रेट्स भी रखते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आप चुपके से किसी से बात करें और अपने पार्टनर को इन्फॉर्म ना करें, जबकि ऐसा करने से आपके मैरिज वाले ट्रस्ट में बहुत बड़ा झटका लगता है। इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत बड़ी की बन जाती है इस प्लेसमेंट में। जो भी आपकी डिजायर्स हैं, जो भी आपकी चीजें हैं, वो अपने पार्टनर को कम्युनिकेट करेंगे तो ये समस्या ज्यादा नहीं आती। साथ में ये भी देखा गया है कि अगर आपके 7th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, मरकरी है, वीनस है, मून है, तो उतने बड़े प्रॉब्लम्स नहीं आते।
ऑल्सो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पे अज्यूम ना करें, यहाँ पे आप शक ना करें, सीधे कम्युनिकेट करें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हो सकता है आपका पार्टनर इंट्रोवर्ट हो, ज़्यादा बातें आपसे शेयर ना करे, लेकिन आपको यहाँ पे कम्युनिकेट करना है और बातें निकालनी है। अच्छा, यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि कहीं ना कहीं मदर फादर की जो मैरिज है उसमें भी कोई समस्या आई है और आपने उस इमीडिएट एग्जाम्पल जो आपने खुद के घर में देखा है उन चीज़ों को लेके आप अभी तक बैठे हुए हो। हाउएवर हर एक इंसान अलग होता है। ऑल्सो ये प्लेसमेंट एक और कारण से थोड़ी सी एवरेज होती है कि यहाँ पे जो आपके पार्टनर का लॉर्ड है वो आपके इन लॉज वाले हाउस में बैठ जाता है, तो कहीं ना कहीं जो आपका पार्टनर है ना वो इन लॉज से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर आप ये बेसिक एक्सपेक्टेशन क्लियर कर लेंगे कि भाई शादी के बाद हम दोनों ही एक दूसरे के हैं, तो इस प्लेसमेंट में इतनी समस्याएं नहीं आती हैं। कैसा रहता है आपका विवाह जब आपके 7th हाउस का लॉर्ड बैठा होता है आपके 9th हाउस में? 9th हाउस है धर्म का, 9th हाउस है आपकी उन वैल्यूज का जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती हुई आ रही हैं। 9th हाउस एडवेंचर का भी है, 9th हाउस लॉन्ग ट्रैवल का भी है, और 9th हाउस एक अलग फिलॉसफी भी लेके आता है। तो जब 7th हाउस का लॉर्ड आपके 9th हाउस में बैठा होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो भाग्य उदय होता है वो शादी के बाद में होता है। यहाँ पे आप अपने पार्टनर के अंदर एक गुरु को देखते हैं। आपके लिए मैरिज एक मैरिज नहीं होती, आपके लिए मैरिज एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है। आपके प्लान्स होते हैं कि मेरी शादी हो जाए तो हम 4 धाम यात्रा करेंगे, ये वाली धार्मिक यात्राएं करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। आप अपने पार्टनर में एक गुरु को ढूंढते हो जो आपको गाइड करे, जो आपको सिखाए। कहीं ना कहीं आपके अंदर बचपन से ऐसी बातें भरी गई हैं आपके पेरेंट्स के द्वारा जिसमें आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा आइडियल हो गए हो। आपको पता है कि ये चेकलिस्ट होनी चाहिए तभी हम मैरिज करेंगे, इसलिए कई बार यहाँ पे मैरिज डिले भी हो जाती है जब 7th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में होता है। यहाँ पे कई बार आप अपने पार्टनर के ओपिनियन पे कुछ ज़्यादा ही ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने विचार भी प्रस्तुत करने चाहिए, साथ साथ में अपने पार्टनर से भी विचार विमर्श करना चाहिए। साथ में ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जो आपको किसी मंदिर में मिला, किसी सत्संग में मिला, किसी लॉन्ग जर्नी में मिला, अचानक से आउट ऑफ द ब्लू आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आ गया, जैसे कि भगवान ने स्वयं उसको आपके लिए भेजा हो। लक, डेस्टिनी, आपको लगता है कि मेरी डेस्टिनी, मेरी स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं इस पर्सन से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि प्लैनेट कौन सा है। बस 2 ऐसी लग्न है जहाँ पे ये पोजीशन प्रॉब्लम दे सकती है। अगर आप सिंह लग्न के हैं तो यहाँ पे शनि 7th हाउस का लॉर्ड होकर अगर 9th में आएगा तो नीच का हो जाएगा, और अगर आप एक्वेरियस लगन के हैं तब भी सूर्य 7th हाउस का लॉर्ड होकर 9th हाउस में आएगा तो नीच का हो जाएगा। इसके अलावा बाकी सारे जितने भी प्लेसमेंट्स हैं उसमें अच्छा फल देता है, आपके भाग्य को एक्टिवेट करता है, और यहाँ पे जितना आप ट्रैवल करेंगे, जितनी धार्मिक यात्राएं करेंगे, उतना आपका और आपके हस्बैंड का लग मजबूत होता जाएगा। कैसा रहता है आपका विवाह जब आपके 7th हाउस का लॉर्ड बैठा होता है 10th हाउस में? देखिए, 7th हाउस मैरिज का है, वो सारी अपनी एनर्जी लेकर कहाँ जा रहा है? 10th हाउस में। 10th हाउस है आपकी पब्लिक लाइफ, 10th हाउस है कि पब्लिक में आपको कैसे पहचाना जाता है, आपको कितना रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जब आप शादी करने की ठानते हैं, शादी करने की तरफ जाते हैं, तो आप सबसे पहले ये सोचते हैं कि शादी से मेरी पब्लिक इमेज का क्या होगा, मेरे रिकॉग्निशन का क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आप डॉक्टर हो तो आप शादी डॉक्टर से ही करना प्रेफर करें, इंजीनियर हैं तो इंजीनियर से ही करना प्रेफर करें, बिकॉज आप चाहते हो कि आपका पार्टनर समझे कि आपका करियर किस तरीके से चलता है। हो सकता है यहाँ पे आप किसी के बारे में बहुत इमोशनल हो, लेकिन अगर वो पर्सन आपके पब्लिक इमेज में कोई भी फायदा लेके नहीं आ रहा, रेपुटेशन में कोई भी फायदा नहीं दे रहा है, तो फिर आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बैलेंस करना सीखना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप समाज के बारे में सोचेंगे कि नहीं यार मेरी जिससे शादी होगी तो लोग उसको देखेंगे, लोग उसके बारे में पूछेंगे, मैं क्या कहूँगा, मैं क्या नहीं कहूँगा, यहाँ पे आपको बैलेंस करना है। मैं ये भी नहीं कह रहा आप बिल्कुल इमोशन की सुनिए और अपने पब्लिक इमेज की बिल्कुल मत सुनिए, लेकिन अगर आप इसको बैलेंस कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि यहाँ पे जो आपको आपका पार्टनर मिलना है वो आपके वर्क स्पेस पे मिल रहा है, जहाँ पे आप काम करते हो वहीं पे आपका कोई पार्टनर बन जाता है और फिर आपकी उससे शादी भी हो जाती है। यहाँ पे आप देखिए जो 7th हाउस के शुक्र की एनर्जी है वो जाके बैठ रही है शनि के साथ, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर के साथ चलाना होता है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन सीखना पड़ता है। यहाँ पे आपको रिश्तों को चलाने के लिए, पब्लिक लाइफ को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक भी होना पड़ता है। अगर आप वो नहीं होंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने वर्क प्लेस पे भी बहुत ज़्यादा अकड़ के रहते हैं, उन लोगों के लिए पोजीशन बहुत ख़राब होती है। इस वजह से इनकी वर्क प्लेस से कई बार फाइट्स भी हो सकती हैं। जब भी आपके 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में हो तो कई बार ऐसा भी देखा गया कि यहाँ पे मैरिज में
डिले भी आता है। तो इसलिए बैलेंस करके आप जितना चलेंगे इमोशंस को और पब्लिक इमेज को, उतना ही अच्छा ये पोजीशन आपको हेल्प करने वाली है। कैसा रहता है आपका विवाह जब आपके 7th हाउस का लॉर्ड बैठा होता है आपके 11th हाउस में? देखिए 11th हाउस है इच्छा पूर्ति का, 11th हाउस है दोस्तों का, 11th हाउस है इन्फ्लुएंसेस का। तो जब भी आप मैरिज करने जाते हैं, आप किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहते हैं जो आपके नेटवर्क को बड़ा कर पाए, जो आपके इन्फ्लुएंस को काफी अच्छे से बढ़ा पाए। एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहेंगे जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो, बहुत ज्यादा पुराने ख्यालात का ना हो। कई बार यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज भी देखी जाती है, बिकॉज ऑर्थोडॉक्स नेचर इन्हें पसंद नहीं होता। इनको मॉडर्न चीजें, नए जमाने के साथ चलना बहुत अच्छा लगता है। ये जो 11th हाउस है, ये आपके लॉन्ग टर्म ड्रीम्स का भी होता है। तो कई बार आप एक शादी ऐसे इंसान से करते हो जिसके ड्रीम्स आपके ड्रीम से बहुत ज्यादा मैच करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा सपना है कि मैं आगे जाके कोई एनजीओ खोलूं, तो आपने शादी करी किसी ऐसे इंसान से जो आगे जाके खुद का एनजीओ खोलना चाहता है। मतलब आपके जो ड्रीम्स हैं वो सेम हैं। तो एक दोस्त की तरह, नॉट एज अ पार्टनर, एक फ्रेंड्स की तरह आप लोग आगे बढ़ते हो और बहुत अच्छी लाइफ जाती है। ऐसे में अगर आप अपने पर्सनल लाइफ पे भी उतना ही ध्यान दो जितना अपनी सोशल लाइफ पे ध्यान दे रहे हो, तो ये चीजें बैलेंस हो जाती हैं। कई बार आप क्या करते हो, आप अपने पार्टनर में ये ढूंढने लग जाते हो कि वो मेरे लाइफ में क्या लेके आ रहा है। आप ये नहीं देखते कि वो एक्चुअल में है कैसा, बिकॉज इच्छाएं जो होती है ना, वो दुख का कारण भी बन जाती हैं कभी कभी। इसलिए आपको इमोशंस पे भी ध्यान देना है और साथ साथ में उस पर्सन की क्या कैपेबिलिटी है उस पर भी ध्यान देना है। अगर आप बहुत ज्यादा सिर्फ और सिर्फ स्टेटस के पीछे चले गए तो हो सकता है इमोशंस आप मिस कर जाएं, फिर यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। ऑल्सो जब भी आपके 7th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में है, तो ऑपोजिट जेंडर के जो फ्रेंड्स होते हैं आफ्टर मैरिज, उनसे थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, बिकॉज वो आपकी मैरिज में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज अब आप कमिटेड हो चुके हो, अब आपको शनि वाली एनर्जी लेके आनी है, आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना है वहां पे उन चीजों को। ऑल्सो नए नए आइडियाज के बारे में जितना आप बात करोगे, जितना मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, जितना ज्यादा डिस्कस करोगे अपने ड्रीम्स के बारे में, उतना ज्यादा अच्छा ये मैरिज आपको फल देने वाली है। यहाँ पे अगर आप लोग किसी सोशल वर्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं एक साथ, या फिर शनि के जितने भी काम होते हैं, एनजीओ वाले जो भी काम होते हैं, कोई भी ऐसे काम जहां पे आप दूसरों को खाना खिला रहे हो, दूसरों को किस तरीके से हेल्प कर रहे हो, तो वो इस मैरिज को और भी ज्यादा मजबूत करता है और मैरिज में बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स भी लेके आता है। कैसा रहता है आपका विवाह जब आपके 7th हाउस का लॉर्ड बैठा होता है आपके 12th हाउस में? देखिए 12वां घर है आइसोलेशन का, 12वां घर है फॉरेन का, 12वां घर अकेलेपन का भी है। तो जब भी 7th हाउस का लॉर्ड यहाँ बैठा होता है, तो आपको जो शादी करनी चाहिए वो जितना आप दूर से करें उतना अच्छा है। अगर आप घर के आसपास शादी करते हैं या फिर किसी ऐसे इंसान से शादी करते हैं जो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम यहाँ क्या होती है कि आपके पार्टनर को या फिर आपको अकेले रहना बड़ा पसंद होता है। उन लोगों को बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना, बहुत लोगों से बातें करना पसंद नहीं होता। तो ऐसे में आप जितना अकेले रहते हैं, जितना फैमिली से दूर रहें, जितना अपने होम टाउन से दूर रहें, उतना आपके लिए अच्छा रहता है। जब 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में होता है, तो ये भी देखा गया कि आपकी शादी जो होती है वो फॉरेन जाके होती है या आउट ऑफ स्टेट जाके होती है, या फिर ऐसा भी होता है कि आप शादी के बाद फॉरेन चले जाओ। यहाँ पे मुक्त होने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। या तो आप ये चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको बिल्कुल सरेंडर कर दे, या फिर आप खुद अपने पार्टनर के लिए खुद को सरेंडर कर देते हो। अगर यहाँ पे प्लैनेट्स अच्छे नहीं है, मंगल बैठ जाता है, साथ में सूर्य या शनि की प्रॉब्लम है, तो ये मैरिज लाइफ में थोड़े से चैलेंजेस भी दे सकती है। कई केसेस में यहाँ पे 2 शादियां भी होते हुए देखी गई हैं, अगर आप दूर से शादी नहीं करते हो उस केस में, और अगर आपका पार्टनर स्पिरिचुअल नहीं है तो भी ये समस्या आ सकती है। यहाँ पे आप ये देखिए कि आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो शुक्र है, वो देखा जाए तो 12वें हाउस में जाके, 12वें घर में जाके एग्जॉल्टेड हो जाता है। अगर यहाँ पे आपके शुभ प्लैनेट की दृष्टि पड़ जाती है 7th हाउस पे या 7th हाउस के लॉर्ड पे, तो आपको एक ऐसा पार्टनर मिलता है जो बहुत ज्यादा डिवोटेड होता है आपके लिए, एक तरीके से खुद को सबमिट कर देता है पूरा आपके लिए। जो आप बोलोगे वैसा ही करने वाला पार्टनर मिलने के चांसेस भी बन जाते हैं। ऑल्सो यहाँ पे आपको एक बड़ी हेल्दी बाउंड्री बना के रखनी चाहिए। एक ऐसा समय भी होता है जहाँ पे आपको खुद के लिए समय निकालना होता है। ये बात आपको भी समझनी चाहिए और आपके पार्टनर को भी समझनी चाहिए। ये भी देखा गया कि जब शादी यहाँ पे होती है तो आपके खर्चे अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, या फिर आपको एक पार्टनर ऐसा मिलता है जो आपके खर्चे बहुत करवाता है। हाउएवर, खर्चे करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर वो सही चीज पे करे जाएं तो वो अच्छा फल भी देते हैं। 7th हाउस आपके बिजनेस का भी है।
अगर आपके 7th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है तो आप फॉरेन जाके कोई बिजनेस कर सकते हैं या कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जहां से फॉरेन का इन्वॉल्वमेंट हो। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम हो गया या कोई भी ऐसा काम हो गया, आपके जो क्लाइंट्स हैं वो बाहर से बहुत हैं, ये वाली चीजें भी होती हैं अगर 7th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हो। जब आपके 7th हाउस का लॉर्ड 12th में, तो आपको रिश्तों को बहुत ज्यादा होल्ड करने की जरूरत नहीं है। आप जितना लोगों को अपनी लाइफ से जाने देंगे उतना ज्यादा आप खुश रहेंगे और उतना ही ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन फील होगा। ऑल्सो यहाँ पे अगर आप और आपके पार्टनर दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हो, मेडिटेशन करने लगते हो, तो फिर आप दोनों की मैरिज लाइफ बहुत ही अच्छी गुजरती है।